हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम करेंगे एचटेट पीजीटी की हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 से लेकर 2023 तक। इससे पहले मैंने एचटेट के पीआरटी और टीजीटी दोनों लेवल के हरियाणा जीके करा दिए 2019 से लेकर 23 तक। डिटेल सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आप एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, जिसमें मैंने आपको सीडीपी सेक्शन, मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन तीनों लेवल के लिए 2019 से लेकर 2023 तक सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर रहेगा वो पीजीटी 2019 का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, जिला जिसमें गुजरी महल अवस्थित है। हमें बताना है कि गुजरी महल कहाँ पर अवस्थित है। तो गुजरी महल जो है हिसार के अंतर्गत अवस्थित है। ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, याद रखना आपको। और ये गुजरी महल के अंतर्गत जो है लाट का मस्जिद स्थित है। गुजरी महल के अंतर्गत क्या है? लाट का मस्जिद स्थित है। आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। गुजरी महल हिसार के अंतर्गत स्थित है और गुजरी महल के अंदर जो है लाट का मस्जिद स्थित है, और ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। इससे रिलेटेड हम और भी महल देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहला देखते हैं जल महल। जल महल कहाँ पर है? नारनौल के अंतर्गत है। ठीक है। सेकंड है हमारा शीश महल। शीश महल गुड़गांव के अंतर्गत है। बुढ़िया का रंग महल जो है यमुनानगर के अंतर्गत है। नेक्स्ट हमारा बीरबल का छत्ता नारनौल के अंतर्गत है। देखो कैसे याद करोगे? जल महल, देखो जो जल होता है वो किस चीज़ से निकलता है? नल से निकलता है ना, तो ऐसे नौल से नल हो जाएगा। जल महल कहाँ पे हो गया? नारनौल के अंतर्गत। जल को कैसे रिलेट करोगे? नल से। जल महल नारनौल। ठीक है, साथ के साथ मैं कोशिश करूँगी कि आपको याद हो जाए। शीश महल, शीश महल कहाँ पर है? गुड़गांव के अंतर्गत है। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, जैसे गुड़ सुनकर हमारा शीश जो होता है, शीश यानी सिर हिल जाता है ना, यानी हाँ में ऐसे। तो इस तरह से आप देखो ट्रिक कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मेन मोटिव होता है हमारा याद करना। एग्ज़ाम के टाइम पर आपको वो क्लिक हो जाए दिमाग के अंतर्गत। ठीक है, तो शीश कहाँ झुकता है? गुड़ के सामने। गुड़गांव में। शीश महल कहाँ पर है? गुड़गांव के अंतर्गत है। बुढ़िया का रंग महल कहाँ पर है? यमुनानगर में। इससे आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, जो बूढ़े आदमी होते हैं वो यमुना किनारे जाकर ज़्यादा खुश रहते हैं, तो बुढ़िया का रंग महल यमुनानगर। बीरबल का छत्ता नारनौल के अंतर्गत। ठीक है, आपको ये भी याद रखने हैं। पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गुजरी महल कहाँ पर हो गया? हिसार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में अवधि के आधार पर हरियाणा के निम्नलिखित मंत्रियों को अवरोही क्रम में लगाना है, यानी कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम यानी कि सर्वाधिक अधिक सर्वप्रथम, यानी जो सबसे लंबे समय तक, अवधि क्या होती है? समय होता है। जो सबसे लंबे समय तक है वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन है? भजनलाल, बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और देवीलाल। देखो तो सबसे ज़्यादा समय के लिए कौन रहे थे? भजनलाल। भजनलाल जो है 3 बार हमारे मुख्यमंत्री बने थे, यानी 3 बार कितना हो गया? 15 साल। ठीक है, 5 साल बाद इलेक्शन होता है ना, तो ये 15 साल के लिए जो है बने थे। ठीक है, बंसीलाल कितने? 12 साल तक रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो 9 साल के लिए रहे थे, और देवीलाल 4 साल के लिए रहे थे। तो सबसे पहले क्या हो गया? भजनलाल, यानी ऑप्शन फर्स्ट। तो सेकंड और फोर्थ हमारा कट हो जाएगा। फिर है बंसीलाल, तो हमारा बंसीलाल हो गया, फर्स्ट और थर्ड दोनों में है। फिर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आपको याद रखना है भजनलाल, बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और फिर देवीलाल। देखो इससे रिलेटेड फैक्ट भी अब हम याद कर लेते हैं। ठीक है, देखो करंट में मुख्यमंत्री कौन है? करंट में सीएम कौन है? आप सबको पता होगा, मैंने कई बार रिपीट भी किया है। नायाब सिंह सैनी जो है करंट में सीएम है। ठीक है, हमारे फर्स्ट सीएम कौन थे? फर्स्ट सीएम थे भगवत दयाल शर्मा। बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। भगवत दयाल शर्मा जो है पहले सीएम थे। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अगर पूछे कि पहले गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर पूछे, तो गवर्नर कौन हो गए? हमारे धर्मवीर। कौन थे? धर्मवीर। ठीक है, याद रखना है। देखो करंट में सीएम है नायाब सिंह सैनी,
पहले सीएम थे, फर्स्ट सीएम कौन थे हरियाणा के? भगवत दयाल शर्मा। और फर्स्ट गवर्नर कौन थे? धर्मवीर। ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है जिला जो मुख्यतः जूही नहर द्वारा संचित है। एक मिनट गाइस, तो हमें बताना जो जूही नहर है वो कौन से जिले द्वारा है। तो जूही नहर कौन से जिले में बहती है? भिवानी। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है शन्नो देवी के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि शन्नो देवी कौन थी। शन्नो देवी जो थी फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी स्टेट असेंबली की, यानी कि हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष थी। तो मैं लिख देती हूँ, ये कौन थी? शन्नो देवी थी हमारी फर्स्ट वुमेन स्पीकर। ठीक है, फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी हरियाणा असेंबली की। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। शन्नो देवी पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष थी। बिल्कुल ठीक है, जब हरियाणा का गठन हुआ उन्हें हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। तो ये दोनों ही ठीक है, यानी जब हरियाणा और पंजाब एक था तब वहाँ की जो है उपाध्यक्ष थी, और जब हरियाणा का निर्माण हुआ तो उस टाइम हमारी प्रथम विधानसभा की अध्यक्ष कौन थी? शन्नो देवी। तो दोनों ही ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखो, पेपर में अगर पूछ लिया फर्स्ट मेल स्पीकर कौन थे, ये तो महिला थी। ठीक है, अगर पूछ ले फर्स्ट मेल स्पीकर कौन थे हरियाणा के अंतर्गत, तो वो थे राव वीरेंद्र सिंह। कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। आपको जो भी मैं बताऊं वो बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुके हैं। फर्स्ट मेल कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। और फर्स्ट फीमेल कौन थी? शन्नो देवी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है खैर अंदेश समाचार पत्र के संपादक कौन है? यानी जो खैर अंदेश जो न्यूज़पेपर आता था उसके एडिटर कौन है? तो ये है मुरलीधर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मुरलीधर हो जाएगा। ठीक है, जो छोटू राम थे, ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है छोटू राम थे, इनका भी एक न्यूज़पेपर था। वो कौन सा था? जाट गज़ट। अगर पूछे जाट गज़ट के एडिटर कौन थे तो वो कौन हो जाएगा? छोटू राम। ठीक है, और आपको याद रखना है ये जाट गज़ट जो है उर्दू लैंग्वेज के अंतर्गत था। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत नहीं था, उर्दू के अंतर्गत था। तो हमारा जो इसका खैर अंदेश का हो जाएगा मुरलीधर, और जाट गज़ट के हो जाएंगे छोटू राम। नेक्स्ट है, एक मिनट गाइस, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी इसके बारे में हमें बताना है कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के बारे में। तो ठीक है, पहला देखते हैं, यह कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे भी कहलाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, यह कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे कहलाता है, और इसे नेशनल एक्सप्रेस 2 के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नेशनल एक्सप्रेस 2 के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। तो ये हमारा गलत है, इसकी जो कुल लंबाई है वो 135 किलोमीटर है। ठीक है, आपको याद रखनी है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल ए सत्य है। इसमें हमें सत्य बताना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ठीक हो जाएगा। इसमें देखो, दोबारा मैं रिपीट करा देती हूँ। ईस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेस था वो कौन सा था? कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है 135 किलोमीटर थी। मारकंडा नदी निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं बहती? तो मारकंडा नदी जो है सोनीपत से नहीं बहती है। ठीक है, आपको याद रखना है। मारकंडा जो रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? शिवालिक हिल से हुआ है। कहाँ से? शिवालिक हिल। याद रखना है, ओरिजिन भी पूछ लेते हैं। शिवालिक हिल जो कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, और ये सोनीपत के अंतर्गत नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा का राजकीय वृक्ष है, यानी हमें स्टेट ट्री बताना है हरियाणा का, तो वो हमारा हो जाएगा पीपल, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्टेट ट्री तो हो जाएगा पीपल, और अगर एनिमल पूछे स्टेट एनिमल कौन सा है, वो हमारा हो जाएगा ब्लैक बक। इसे हिंदी में बोलेंगे काला हिरन। ठीक है, स्टेट ट्री पीपल। स्टेट फ्लावर पूछे, स्टेट फ्लावर कौन सा हो जाएगा? कमल हो जाएगा।
और अगर बर्ड पूछे, बर्ड कौन सा हो जाएगी, तो वो हो जाएगी काला तीतर, ठीक है, काला तीतर। और खेल कौन सा होगा, कुश्ती। आपको याद रखना है। स्टेट ट्री है पीपल, स्टेट एनिमल है ब्लैक बक यानी कि काला हिरन, फ्लावर है कमल, बर्ड है काला तीतर। नेक्स्ट करते हैं, सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी राष्ट्र था। तो ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उस टाइम का करंट अफेयर है, कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। यानी हमें वो स्टेट बताना है जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम रहती है। देखो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, यानी एक क्षेत्र के अंतर्गत कितने इंसान रह रहे हैं किलोमीटर पर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत, ये हमारा होता है जनसंख्या घनत्व। हमें बताना है कि सबसे कम कहाँ पर, यानी सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर रहते हैं सबसे कम। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिरसा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। और अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा फरीदाबाद। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंसान रहते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। सबसे कम घनत्व सिरसा और सबसे ज़्यादा घनत्व फरीदाबाद। तो यहाँ पर हमारा 2019 का पेपर ख़त्म होता है। अब हम करेंगे 2020। ये जो पेपर है ये पीजीटी 2020 का है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष कौन है। इसमें पूछा है कि स्टेट फाइनेंशियल कमीशन ऑफ हरियाणा कौन है। तो उस टाइम का हमें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं करंट के बता देती हूँ। हरियाणा के करंट के स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ हरियाणा कौन है, पी राघवेंद्र राव। कौन है, पी राघवेंद्र राव जो है हरियाणा के स्टेट फाइनेंस कमीशन है, यानी राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन है पी राघवेंद्र राव। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है। यहाँ पे हमें हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष बताना है। देखो, वाइस चेयरमैन ऑफ हरियाणा उर्दू अकादमी, तो ये भी हमें उस टाइम का करने का ज़रूरत नहीं है, मैं करंट के बता देती हूँ। करंट के कौन है, राजेश खुल्लर। कौन है, राजेश खुल्लर जो है वाइस चेयरमैन है हरियाणा उर्दू अकादमी के, ठीक है। ये हरियाणा उर्दू अकादमी क्या क्या करती है, ये प्रमोशन करती है उर्दू लैंग्वेज का। इसके वाइस चेयरमैन कौन हुए, राजेश खुल्लर, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, हरियाणा में बेगम समरू का महल कहाँ अवस्थित है। यहाँ पे हमें बताना है कि बेगम समरू प्लेस है, जो पैलेस है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है हरियाणा के अंतर्गत, तो वो है गुरुग्राम के अंतर्गत, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कृत राशि है। यानी जो भी बच्चे जो है स्वर्ण पदक लाते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के अंतर्गत, तो उन्हें हरियाणा सरकार कितने रुपीज़ देती है। देखो, जो गोल्ड मेडल लेके आते हैं उनको देती है 1.5 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर 4। करंट में भी इतना ही देती है, ठीक है, 1.5 करोड़ ये लाते हैं कॉमनवेल्थ के अंतर्गत। अगर पूछे ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट को कितने मिलते हैं, उसको मिलते हैं 6 करोड़, सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। फिर एशियन गेम होते हैं हमारे, ठीक है, एशियन वाले को मिलते हैं, जो कि स्वर्ण पदक लाता है, उसको मिलते हैं 3 करोड़, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कॉमनवेल्थ में मिलते हैं 1.5 करोड़, ओलंपिक्स में मिलते हैं 6 करोड़ और एशियन में मिलते हैं 3 करोड़। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था। यानी जो 1857 में विद्रोह हुआ था, वहाँ पर रोहतक का जिलाधीश कौन था, तो ये थे हडसन। याद रखना है आपको, रोहतक के जिला अध्यक्ष कौन थे, हडसन थे। और यहाँ का विद्रोह जो हुआ था, तो रोहतक का नेतृत्व किसने किया था, उसके नेता का नाम बताना, तो वो थे हमारे रिसालदार बिसारत खान, ठीक है, याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट है, रिसालदार बिसारत खान, ठीक है, क्योंकि पूछ लेते कि रोहतक से किसने किया था, झज्जर से किसने किया था, ठीक है। तो देखो, रोहतक से किसने किया था नेतृत्व, रिसालदार बिसारत खान ने, और यहाँ के जिलाधीश कौन थे, हडसन। नेक्स्ट है, शूद्र नदी जो कि घग्गर की सहायक है। देखो, शूद्र नदी क्या होती है, एक बहुत छोटी नदी, मतलब तभी लुप्त हो जाती है, एक छोटी सी धारा होती है ना, सिर्फ इतनी सी हो, मतलब कहीं कहीं वो होती है हमारी शूद्र रवि। तो
हमें घग्गर की सहायक नदी बतानी है, तो वो कौन सी होगी, वो है चौतांग। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है टिक्कर झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो टिक्कर झील कहाँ पर स्थित है, ये रोहतक के अंतर्गत स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 चुनाव के बाद गठित की गई, तो वो कौन सी थी। तो हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता देती हूँ। जो अब हमारी 2024 के अंतर्गत, हाँ जी, जो 2024 के अंतर्गत गठित हुई है, तो वो हमारी कौन सी है, हरियाणा असेंबली, वो है हमारी 15वीं। याद रखनी है, वो कौन सी हमारी 15वीं। नेक्स्ट है विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये उस टाइम पे करंट का क्वेश्चन था, तो आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि विनेश फोगाट जो है कौन से खेल से संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है किस शहर को प्राचीन नाम कनौज था। हमें बताना है कि किसको पहले कनौज नाम से जाना जाता था, तो वो था हमारा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ को जो है कनौज नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर हमारा 2020 पेपर भी ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, हम करेंगे 2021 का पेपर। ठीक है। फर्स्ट है हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, यानी जो मंथली मैगजीन होती है हरिप्रभा, वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो हरिप्रभा पब्लिश की जाती है हरियाणा संस्कृत अकादमी से। ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लेते हैं कि हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा कौन सी मैगजीन प्रकाशित की जाती है, तो आप क्या बताओगे, हरिप्रभा। और हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा कौन सी मैगजीन जो है प्रस्तुत की जाती है, आप सबको याद भी हो गई होगी जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्लासेस देखी है, हरिगंधा। कौन सी की जाती है, हरिगंधा। ठीक है। ये हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाती है। और अगर पूछे हरियाणा पंजाबी अकादमी द्वारा कौन सी की जाती है, पंजाबी द्वारा की जाती है शब्द बूंद। ठीक है, याद रखना आपको, शब्द बूंद जो है हरियाणा पंजाबी द्वारा प्रकाशित की जाती है। और हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा, हरियाणा जो उर्दू अकादमी है उसके द्वारा कौन सी की जाती है, जमुना तट। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। और अभी मैंने प्रीवियस में बताया कि हरियाणा उर्दू अकादमी के वाइस चेयरमैन कौन थे, राजेश खुल्लर, वो भी आपको याद रखने हैं। दोबारा रिपीट करा देती हूँ, जो हरिप्रभा मैगजीन है वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, संस्कृत अकादमी के द्वारा। ठीक है। हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा जो है हरिगंधा की जाती है। पंजाबी अकादमी के द्वारा शब्द बूंद मैगजीन प्रकाशित की जाती है। और उर्दू अकादमी द्वारा जमुना तट जो है प्रकाशित की जाती है। ठीक है। और हरियाणा उर्दू अकादमी के वर्तमान में वाइस चेयरमैन कौन है, राजेश खुल्लर। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है। तो ये क्वेश्चन आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है उस टाइम के। नेक्स्ट है ग्रंथों को चिन्हित कीजिए जिसमें थानेसर का उल्लेख मिलता है। हमें बताना है कि ऐसे कौन से टेक्स्ट है इसमें जिसमें थानेसर का जिक्र मिलता है, तो कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। पहले हर्षचरित्र के अंदर भी थानेसर का उल्लेख मिलता है। युवान चांग का यात्रा वृत्तांत, ये भी इसमें भी मिलता है। कादम्बरी में भी मिलता है। कर्पूर मंजरी में नहीं मिलता। देखो एक क्वेश्चन मेरे को याद आया, जो युवान चांग थे ये हरियाणा में और कौन से प्लेस का इन्होंने वर्णन किया था, सुग, जो कि यमुनानगर के अंतर्गत है। प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी है तो क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कहाँ कहाँ वर्णन उल्लेख मिलता है, हरिश्चरित में, युवान चांग का यात्रा वृत्तांत में और कादम्बरी में। ठीक है। तो 1 2 3 हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है। हमें बताना है कि कौन सी नदी का जो ओरिजिन साइट है वो गलत है। ठीक है। सबसे पहली रिवर है सरस्वती। सरस्वती का है डांगुशई, बिल्कुल गलत है। सरस्वती का जो ओरिजिन है, उद्गम स्थल है, वो कौन सा है, हर की दून। क्या है, हर की दून से जो है सरस्वती नदी निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत।
हर की दून क्या है, ये एक ग्लेशियर है, ठीक है, याद रखना है। सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है, हर की दून उत्तराखंड से। इंदौरी कहाँ से निकलती है, मेवात की पहाड़ियों से। मारकंडा कहाँ से निकलते हैं, शिवालिक की पहाड़ियों से। मैंने अभी प्रीवियस बताया भी था आपको, देखो जैसे मैं कराती हूँ ना तो यहाँ पर आ गया ना, इस तरह आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। टांगड़ी कहाँ पर निकलती है, मोरनी की पहाड़ियों से। और अब आप बताओ कि मोरनी हिल्स कहाँ पर है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। मोरनी हिल्स है पंचकुला के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें गलत बताना था। तो सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है, हर की दून एक ग्लेशियर है उसमें से निकलती है, जो कि उत्तराखंड के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया। इसमें हमें बताना है कि जो हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट था उसके चीफ जस्टिस के रूप में कार्य नहीं किया है। तो किसने नहीं किया है, ऑप्शन देखते हैं। जस्टिस मुकुंद मुग्दल, इन्होंने भी किया है। A.K. सीकरी ने भी किया है। जो M.S. जैन है, इन्होंने जो है हरियाणा और पंजाब के CGI के रूप में काम नहीं किया। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम लक्षित है। देखो ये ऑप्शन में पूछा गया था, शायद PRT या TCT का पेपर है। अब जो भी ये क्लास देख रहे हैं रेगुलर, उन्हें पता होगा, मैंने बिल्कुल सारे ऑप्शन में बताया था, तभी बताया था। प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, प्राण वायु ये किसके लिए था, जो हरियाणा में जो पेड़ है जिनकी उम्र जो है 75 साल से ऊपर हो गई है, उनको संरक्षित करने के लिए, ठीक है, याद रखना, हरियाणा के पेड़ों के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा राज्य के पुराने पेड़ों को संरक्षित करने हेतु जिनकी आयु 75 वर्ष से ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हुए हो गया था, यानी कौन से ऐसे गवर्नर है जो अपने कार्य यानी ऑफिस के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो हमारे कौन थे, BN चक्रवर्ती, यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमारे फर्स्ट गवर्नर कौन थे हरियाणा के, अभी मैंने आपको बताया है कौन थे, धर्मवीर। मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और पहले CM कौन थे, अभी मैंने बताया था भगवत दयाल शर्मा। पहले CM कौन थे, भगवत दयाल शर्मा, सॉरी गाइस, भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर पूछ ले कि चलो वो मैं आगे क्वेश्चन आएगा तभी कराऊंगी, वरना बोलेंगे कि पता नहीं कहाँ से कहाँ तक मैडम करा देते, याद नहीं रहता। तो BN चक्रवर्ती जो थे वो जो अपने कार्य के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और पहले गवर्नर कौन थे, धर्मवीर। और पहले CM कौन थे, भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में अधोलिखित में से कौन सा गलत है। हमें बताना है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया था, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट रीजन था हरियाणा के अंतर्गत, उनमें से कौन सा नहीं है। तो ये 4 इन्वेस्टमेंट रीजन थे हमारे, कौन कौन से थे, तो 4 कौन कौन से थे, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी हिसारी इन्वेस्टमेंट रीजन, कुंडली सोनीपत इन्वेस्टमेंट रीजन, मानेसर बवाल इन्वेस्टमेंट रीजन। तो ये चारों ही थे। तो पता नहीं इसका आंसर क्या दिया है HTET ने, तो ग्रेस मार्क मिला था सभी को, ठीक है। तो नेक्स्ट है, हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता है। जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है वो जो भी अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी करता है तो वो किसको जारी करता है, गवर्नर को, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में जीते गए कुल पदक है। तो ये करंट का क्वेश्चन था, उस टाइम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा 2021 का पेपर भी ख़त्म होता है। अब हम करेंगे 2022 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किन स्थानों को यूनेस्को की रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया है। इसमें हमें बताना है कि यूनेस्को द्वारा कौन सी रामसर साइट है हरियाणा की,
तो सबसे पहले देखते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही ठीक हो जाएगा। हरियाणा की ये दो ही साइट है जो रामसर साइट के अंतर्गत आती है। ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुड़गांव के अंतर्गत यानी गुरुग्राम के अंतर्गत जो है सुल्तानपुर नेशनल उद्यान है। और भिंडावास कहाँ पर है? मैंने आपको याद करवाया, जहाँ पर वास आता है वो कहाँ पर है? झज्जर के अंतर्गत। ठीक है, हमारे जो हरियाणा में है दो ही नेशनल पार्क है। एक तो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि गुड़गांव के अंतर्गत है, एक है कलेश्वर नेशनल पार्क। वो कहाँ पर है? कलेश्वर। कलेश कहाँ पर होता है? यमुना पर, यानी यमुना नगर के अंतर्गत है। ठीक है, दो ही नेशनल पार्क है। तो देखो इसका आंसर तो फर्स्ट हो जाएगा। अब देखो खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? देखो दो नेशनल पार्क है और 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हरियाणा के अंतर्गत। खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? वास कहाँ पर है? होता है झज्जर के अंतर्गत। देखो नाहर वन्य जीव अभयारण्य, नाहर नहर के पास बैठकर हम क्या करते हैं? रेवड़ी खाते। तो नाहर कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंतर्गत है। वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़ कहाँ पर है? पंचकुला के अंतर्गत है। अबूब शहर, अबूब शहर कहाँ पर है? सिराको पर रखते हैं हम पापा को तो सिरसा। खोल ही रेतान कहाँ पर है? पंचकुला के अंतर्गत। अगर किसी मैंने ये ट्रिक के साथ करवाया हुआ है पीआरटी और टीजीटी के अंतर्गत, आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट है निम्न अंकित कथनों पर विचार कीजिए। हमें देखना है कौन सा ठीक है कौन सा नहीं। हरियाणा में लोका आयुक्त संस्था की स्थापना 2002 में की गई थी। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। न्यायमूर्ति प्रीतम पाल हरियाणा राज्य के पहले लोकायुक्त थे। तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट जो है ठीक हो गई। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ वॉर हीरोज़ के रूप में जाना जाता है? तो सिटी ऑफ वॉर हीरोज़ को कौन से ज़िले को जाना जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा भिवानी, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हरियाणा के निम्नलिखित स्मारकों में से किन्हें राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा दिया गया है? इसमें हमें बताना है कि कौन से स्टैचू को प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स का दर्जा दिया गया है। सबसे पहले है शेख तैयब का मकबरा, शोभा सागर तालाब, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स। तो इन तीनों ही स्टैचू को जो है प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट यानी संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? यानी हरियाणा के जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसका डेवलपमेंट के लिए कौन सी जो है इंस्टीट्यूट जिम्मेदारी करता है, कौन से इंस्टीट्यूट जिम्मेदारी लेता है? तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 HSIIDC। HSIIDC क्या है? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या है? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, आपको फुल फॉर्म भी याद रखने क्योंकि पूछ लेते। डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1967 के अंतर्गत। और हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पंचकुला के अंतर्गत। कहाँ पर है? पंचकुला के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर है। मैं दोबारा बता देती हूँ, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता? हमें बताना है कि कौन सा जो हरियाणा के गवर्नर है उनके द्वारा अपॉइंटमेंट नहीं की जाती। सबसे पहले है हरियाणा के मुख्यमंत्री, बिल्कुल की जाती है हरियाणा के मुख्यमंत्री की। तो फर्स्ट हमारा ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, यानी ए जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट। तो ये जो है हरियाणा के गवर्नर द्वारा इसकी अपॉइंटमेंट नहीं की जाती है। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन एक नौकरशाह था? यानी
इनमें से कौन से गवर्नर जो है सिविल सर्वेंट थे हमारे? तो कौन थे हमारे? ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले है मुजफ्फर हुसैन बर्नी, बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही ठीक हो जाएगा। ये जो है सिविल सर्वेंट थे जो कि हरियाणा के गवर्नर बने थे। नेक्स्ट है परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। देखते हैं। यह योजना परिवार को एक इकाई के रूप में चिन्हित करती है और यह हरियाणा के समस्त परिवारों का एक विश्वसनीय सामाजिक आर्थिक डाटाबेस तैयार करती है। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक परिवार को एक 8 अंकों की विलक्षण परिवार पहचान आवंटित की जा रही है। पहचान आईडी को जन्म, मृत्यु एवं वैवाहिक रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। तो ये फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है। ये जो हमारे फैमिली आईडी कार्ड बनी थी ना, तो उसके बारे में, उसमें 8 डिजिट नंबर भी है फैमिली आईडी का, और इसमें जो है सामाजिक आर्थिक डाटाबेस भी तैयार किया जाता है जितने भी फैमिली में मेंबर होते हैं। परिवार पहचान डाटाबेस में उपलब्ध डाटा का उपयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में स्वतः चयन हेतु किया जाएगा और परिवार को स्वयं योजनाओं के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। देखो, अब जो सोलर पैनल आए थे, आपको पता होगा सोलर पैनल जिसका भी मतलब इनकम देख के जो भी हमारी फैमिली आईडी है, तो वहाँ पर हमें पता चल जाता है कि हमें जो है ये सहायता जो है सरकार की तरफ से मिलेगी, ये योजना के अंतर्गत हम भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो है तीनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें हरियाणा के गवर्नर के बारे में बताना है। तो आप सब बताओ कि हरियाणा के पहले गवर्नर कौन थे। मैंने आपको बताया भी है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, क्योंकि फिर इससे क्या होता है, आपकी नॉलेज आपके ना दिमाग में रहते हैं वो चीज़ें, जो चीज़ें आप लिख कर याद करते हो। तो हरियाणा के गवर्नर कौन थे? धर्मवीर। कौन थे? धर्मवीर। और करंट में कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। इसकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट के अंतर्गत है। तो अब देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या दिया है। वह हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति है। तो ये क्या दिया हुआ है? ये चांसलर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। गवर्नर जो है चांसलर नहीं होते हैं, वे राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो कोई भी ऑफिस होल्ड ही नहीं कर सकते प्रॉफिट का। नेक्स्ट है, वे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा के अध्यक्ष है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो प्रेसिडेंट होते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है। ऐसा नहीं है, अलग से बताई गई है कि गवर्नर्स की ये पावर है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 3। नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? मैंने आपको रिपीट भी किया है, कितनी है? 10। लोकसभा की 10 है और राज्यसभा की कितनी है? 5 है। तो यहाँ पर हमारा 2022 का पेपर ख़त्म होता है। अब हम करेंगे 2023 का पेपर। अब है हमारा 2023 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक गांव सुग अवस्थित है। जो सुग विलेज है वो कहाँ पर स्थित है? तो सुग विलेज कहाँ पर है? यमुनानगर के अंतर्गत स्थित है। और यहाँ पर कौन आए थे? युआन चांग। ठीक है, युआन चांग ने अपने भ्रमण का उल्लेख किया था। ठीक है, युआन च्वांग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी ने अगस्त 2023 में माउंट एल्ब्रुस को फतेह किया था? तो माउंट एल्ब्रुस को पर कौन गया था हरियाणा के अंतर्गत? वो थे हमारे रोहतास बिश्नोई, यानी ऑप्शन नंबर 2। याद कर लेना, इम्पोर्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन ICS अधिकारी थे? यानी कौन से ऐसे गवर्नर थे जो ICS ऑफिसर थे? तो कौन थे? वो थे हमारे धर्मवीर, ऑप्शन नंबर 1। और ये पहले गवर्नर भी थे हरियाणा के। नेक्स्ट है,
मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो जो मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो टोपरा और थानेसर दोनों से प्राप्त हुए हैं। तो जो हरियाणा की एस्टेट की थी उसमें फर्स्ट और 3 दोनों दिए हैं, मतलब जिसने भी टिक किया था दोनों को मार्क्स मिले हैं। तो मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? टोपरा और थानेसर से। नेक्स्ट है, गीता जयंती समारोह किस माह में मनाया जाता है? जो गीता जयंती समारोह वो किस माह में बनाया जाता है? वो दिसंबर और जनवरी के माह के अंतर्गत बनाया जाता है और उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मार्गशीर्ष में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है? इसमें हमें बताना है चीफ कमिश्नर ऑफ हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन, यानी राइट टू सर्विस कमिश्नर के चीफ कमिश्नर कौन है? तो मैं करंट के बता देती हूँ। तो ये 2023 का ही पेपर था, उस टाइम भी जो है टीसी गुप्ता थे और अब भी टीसी गुप्ता है, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, 2024 के अंतर्गत भी जो राइट टू सर्विस कमीशन है यानी सेवा का अधिकार आयोग है, उसके जो है आयुक्त कौन है, कमिश्नर कौन है? वो है टीसी गुप्ता। नेक्स्ट है, साधु निश्चल दास के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो बताना है, फर्स्ट है वह दादू के शिष्य थे, तो ये गलत है। जो साधु निश्चल दास है वो जो है हिंदू संत और लेखक थे। ठीक है, उन्होंने एक पुस्तक विचार सागर संकलित की जो संवाद के रूप में है। तो इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक थी विचार सागर। तो याद रखना है, साधु निश्चल दास द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? विचार सागर। तो इसका केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? भिवानी के अंतर्गत, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड की स्थापना किसने की? लिमिटेड की स्थापना किसने की? तो हरियाणा का जो स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1966 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, हरियाणा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जो हरियाणा का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये अपने सोनीपत शहर के अंतर्गत स्थित है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो 2019 से लेकर 2023 तक हमारा पीजीटीबी समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइज।